प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग आतंकवाद के बारे में जान लेते हैं, आतंकवाद क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आतंकवाद है क्या चीज़? देखिए, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, आतंक प्लस वाद। आतंक का मतलब होता है, आप सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो आतंक का मतलब ना जानता हो। सब लोगों को मालूम, आतंक का मतलब होता है डर, भय। ठीक है। वाद का मतलब होता है, जैसे होते हैं ना, जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, परिवारवाद। ठीक है बच्चों, वाद का मतलब होता है विचारधारा, किसके मन में कौन सी विचारधारा चल रही है उसी को हम लोग कहते हैं या वाद। जो वाद का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है, जैसे आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ है डर की विचारधारा। ठीक है, डरा कर कार्य कराने वाली विचारधारा। ठीक है, तो वो है आतंकवाद, डराकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली विचारधारा। तो कहने का मतलब, जहाँ पर आतंकवाद, ये आतंक का मतलब डरयुक्त विचारधारा कह सकते हैं हम इसको। वाद का जो शब्द है, वाद का मतलब होता है विचारधारा। जैसे कहते हैं, जैसे आजकल देखा जाए बच्चों, थोड़ा सा उदाहरण आपको दे देते हैं। तो जैसे आजकल जो पार्टियां हैं हमारी, कुछ पार्टियां जातिवादी होती हैं, कुछ धर्मवादी होती हैं, कुछ राष्ट्रवादी होती हैं। राष्ट्रवादी वो होती हैं जो राष्ट्र को प्रमुख वरीयता देती है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि, बाकी और सब पीछे। जातिवाद, जो जातिवादी पार्टी होती है, जिसके अंदर जातिवाद भरा होता है, उसके लिए क्या होता है, जाति सर्वोपरि है, बाकी सब पीछे है। जाति को वरीयता वो पहले देती है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई पार्टी हो, कोई संस्था हो, चाहे जो भी हो। ठीक है। धर्म को ले लीजिए। धर्म में जैसे बहुत से धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। और जिसके अंदर अगर धार्मिकता है, धर्मवाद है, धर्म की का मतलब अपने धर्म की कट्टरता है, धर्म को लेकर चलने वाली विचारधारा है, वो धर्म को वरीयता देता है। परिवारवाद, परिवार को सर्वोपरि मानता है और परिवार के सामने राष्ट्रहित को भी कुछ नहीं समझता, किसी के हित को कुछ नहीं समझता, तो बच्चों को परिवारवाद बोलेंगे। परिवार को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा, परिवार के लाभ की वाली विचारधारा है, परिवार के हितों को ध्यान में रखने वाली विचारधारा, जाति के हितों को ध्यान में रखने वाली विचारधारा। ठीक है। तो वैसे ही आतंकवाद जो है, आतंक का प्रयोग करके इच्छा की पूर्ति करने वाली विचारधारा। ठीक है, परिवार की इच्छा पूर्ति करने वाला, राष्ट्र की इच्छा पूर्ति करने वाला, ऐसे डर का प्रयोग करके अपनी इच्छा पूर्ति करने वाला। तो बच्चों, आतंकवाद जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, ये उनकी ऐसी विचारधारा होती है, वो डरा कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आतंक का मतलब होता है बच्चों भय या डर। वाद का मतलब होता है सिद्धांत या विचारधारा। डर का सिद्धांत, डराकर कार्य करने का सिद्धांत, डराकर सिद्धांत करने वाली विचारधारा। ठीक है। अर्थात अब इसको देख लीजिए, इसको हम परिभाषित किस प्रकार इसका अर्थ निकाले हैं। इसका अर्थ इस प्रकार कह सकते हैं हम, डरयुक्त या भययुक्त विचारधारा ही आतंकवाद है। भय या डर के माध्यम से साध्य पूर्ति की विचारधारा। साध्य का मतलब होता है जो कुछ आप साधन करना चाहते हैं, जो आप साधना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य हो, उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने साध्य, यानी जो आप साधना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं, उसकी प्राप्ति की विचारधारा। ठीक है, डर के माध्यम से, डराकर अपनी इच्छा पूर्ति की विचारधारा। ठीक है। अब देखिए, मानव इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना युद्ध है, एवं उतना ही पुराना है आतंक या डर या भय युक्त विचारधारा। उतना ही पुराना है बच्चों आतंक, डर। ठीक है, जिसको बोलते हैं गुंडई, है ना, डराना, धमकाना, ये सब चीज़ें पुरानी विचारधारा है, आज की नहीं है। डरा कर भी लोगों से काम कराया जाता था। ठीक है। अब देखा जाए, ये काल महाकाव्य काल से ही चला आ रहा है, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। आतंकवादी कहाँ नहीं रहे हैं बच्चों, कहाँ नहीं रहे हैं बताइए। शक्ति के दम पर,
महाभारत के सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक शक्तिशाली वयोवृद्ध पुरुष महात्मा भीष्म, बताइए आतंक का ही प्रयोग तो करके जो है वो काशीराज की तीनों पुत्रियों का अपहरण किए थे। लेकिन वही है कि सम्मान की दृष्टि से उनको कोई आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन कार्य तो वही था। भाई जिसके पास जिसको जो अधिकार ना हो है, ठीक है बच्चों, जिसको जो अधिकार ना हो उसको करने के लिए अगर उसको डर का गुंडई का प्रयोग करना पड़े, ताकत का प्रयोग करना पड़े, तो कार्य तो वही है ना, आतंकवादियों जैसा कार्य, गुंडे वाला कार्य है ना। चलिए, तो कहने का मतलब इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। चलिए इसकी हम परिभाषाएं हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जयमेलिन ने क्या कहा है, आतंकवाद एक प्रकार का सशस्त्र संघर्ष है, अतः इसे सैनिक कार्यवाही मानना चाहिए। जब राजनय असफल हो जाता है तब सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। राजनय असफल का मतलब होता है बच्चों राजनीति, अर्थात सैनिक कार्यवाही कब प्रारंभ की जाती है, जब उद्देश्य की प्राप्ति शांतिपूर्ण तरीके से नहीं संभव हो पाता। यानी साम दाम भेद, जब ये तीनों नीतियाँ अर्थात राजनैतिक दृष्टि से तीनों नीतियाँ जो कि राजनीति का ही एक हिस्सा होती हैं, जब ये असफल हो जाती हैं तब सैनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सैनिक कार्रवाई मतलब युद्ध, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब आप एक बार फिर से समझिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने साध्य की प्राप्ति के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, अपने हितों के लाभ के लिए, जब किसी राष्ट्र की साम दाम भेद ये राजनैतिक नीतियां जब फेल हो जाती हैं तब उस समय दंड नीति अर्थात सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। और जब सैनिक कार्यवाही असफल हो जाती है तो उसका स्थान आतंकवादी ले लेते हैं। बच्चों इसका एक अच्छा सा उदाहरण आपको हम दे देते हैं। देखिए पाकिस्तान को ले लीजिए, जब उसको लगा कि सबसे पहले उसने क्या किया, कश्मीर को लेने के लिए हर प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके बड़े बड़े राष्ट्रों का मुंह देखा कि भाई यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, हमको मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए। 47-48 में उसने जो है, हालांकि उसने तो पहले ही युद्ध छेड़ दिया था, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी खास करके अमेरिका और चाइना जैसे राष्ट्रों को इसने पटा भी लिया था। ये संपूर्ण जो है, अगर भारत के स्थान पे कोई कमज़ोर राष्ट्र होता तो संभवतः कश्मीर को लेकर अमेरिका और जो है चाइना अभी तक पाकिस्तान को सौंप चुके होते, ठीक है। लेकिन ये कहिए कि भारत के साथ में भी भारत का एक परम मित्र सोवियत संघ खड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए, हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले ही साम दाम भेद, इसकी बात छोड़िए, भेद की नीति तो अब अपना रहा है, साम दाम की नीति अपनाया, भेद यानी तो भारत को कमज़ोर करने के लिए स्वयं अमेरिका से हाथ मिलाया, ठीक है, और युद्ध भी करता रहा, इन नीतियों का भी पालन करता रहा। लेकिन 1971 के बाद जब इसको पता चला कि हम भारत से सैनिक कार्रवाई सारी हमारी असफल चली जा रही है, बेकार चली जा रही है, भारत से हम ताकत का प्रयोग करके हम कश्मीर नहीं ले सकते, तो वहाँ पर आतंकवादी कार्रवाई उसने कश्मीर में शुरू कर दी बच्चों। 1971 के बाद ही आतंकवाद भारत में कश्मीर में पाकिस्तान ने शुरू किया है। उसको जब भरोसा हो गया कि हम सैनिक ताकत हमारी असफल हो रही है, बाकी उसी में आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रहा है, बम विस्फोट करवा रहा है, हत्याएं करवा रहा है, जो कुछ भी करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब सैनिक कार्यवाही असफल हो जाती है तो उसका स्थान आतंकवादी ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, प्रोफेसर वार्डला ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है व्यक्ति या गुट द्वारा हिंसा का प्रयोग अथवा हिंसा की धमकी जिसका उद्देश्य राजनीतिक मांगों को मानने के लिए व्यक्ति, गुट या सरकार को विवश किया जाता है, वह आतंकवाद कहलाता है। वो है, कहने का मतलब इनका भी कहना ठीक ही है, व्यक्ति हो, गुट हो, हिंसा का प्रयोग हो, मार काट कर, धमकी देकर, ब्लैकमेलिंग करके, ठीक है, जो भी अपनी राजनीतिक मांगों को डराने का प्रयास से जो प्राप्त करने का प्रयास करता है वो भी आतंकवाद ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा आतंकवाद विरोधी विधेयक के अनुसार इसने क्या कहा है कि आतंकवाद एक असामाजिक, असांस्कृतिक, असंवैधानिक,
अनैतिक एवं अवांछित कार्य पद्धति है जिसका उद्देश्य निरीह एवं निरपराध लोगों की हत्या करके सामान्य जनता में आतंक व दहशत फैलाकर कानूनी और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ फोड़ कर प्रशासन तंत्र को असफल कर अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार को विवश करना है। बच्चों, ये है आतंकवादियों के कार्य, क्योंकि इसमें वही सारी परिभाषाएं व्याप्त हैं जो भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी जो कर रहे हैं। इनका क्या क्या करते हैं? निरीह एवं निरपराध लोगों की हत्या करते हैं, ठीक है बच्चों, और सामान्य जनता में आतंक व दहशत फैलाते हैं, कानूनी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ और प्रशासन तंत्र को असफल यानी सैनिकों पर भी अटैक करते हैं। ये सब करके विमान अपहरण भी बच्चों आतंकवादियों ने किया भी था, आपको याद होगा, ठीक है। IC 814 1999 के आसपास इसका अपहरण किया गया था। इसके द्वारा भी पाकिस्तान ने अपने 2-3 ब्लैकमेल करके यहाँ की जनता को जनता को उसमें बंधक बना के रखे विमान अपहरण के द्वारा, जिसे हाईजैकिंग बोला जाता है। हाईजैक करके जनता को बंधक बनाए, उसके बाद अपने 3 या 4 आतंकवादियों को छुड़ाए, जिसमें मसूद अजहर जैसे आतंकवादी जो कि भारत की जेलों में बंद थे। तो ये सारे कार्य बच्चों आतंकवाद ही है, जहाँ पर सरकार पर दबाव डाला जाता है, बम विस्फोट करके सरकार को आतंकित किया जाता है कि हमारी बातें नहीं मानोगे तो और भी बम विस्फोट करेंगे, दिल्ली में बम विस्फोट करेंगे, लाल किले को उड़ा देंगे, ठीक है। बहुत सारी धमकी होती है, ठीक है, होता भी रहता है। चलिए कोई बात नहीं। अमेरिकी प्रशासन ने क्या कहा है? आतंकवाद का तात्पर्य हिंसा अथवा धमकी से संबंधित उन सभी कार्यों से है जिनका उद्देश्य किसी राज्य अथवा संगठन के हितों को क्षति पहुंचाना अथवा उसे किसी प्रकार की रियायत पाना हो। कहने का मतलब कुछ भी करने के लिए अगर डर का सहारा लिया जाए, अरे वो आतंक का सहारा लिया जाता है, हिंसा धमकी, सब आतंकवाद है। अब देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक एवं समर्थन की दृष्टि से कमजोर पक्ष अपने से सबल पक्ष या सरकार को त्रस्त करने तथा जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जब हिंसा, लूटपाट, अपहरण, बम विस्फोट आदि का सहारा लेता है तो वह आतंकवाद कहलाता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब इसमें यही है कि जो खास करके इन्होंने जो कुछ भी कहा गया है, खास करके जो गुरिल्ला कार्रवाई होती है बच्चों, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उसी तरह होती है जैसे गुरिल्ला सैनिकों की होती है। ठीक है, गुरिल्ला सैनिक भी उच्च बड़ी सेनाओं से युद्ध करते हैं और सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हैं, सरकार को त्रस्त करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। गुरिल्ला सैनिक जो होते हैं बच्चों, वो अपने जनता की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये आतंकवादी जो होते हैं ये अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। इनमें जनता का हित कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। अगर जनता का हित ही अगर उसमें दृष्टिगोचर होने लगे या जनता के लिए अगर ये कार्य करे बच्चों, तो ये इनका कार्य को आतंकवाद नहीं बल्कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां कही जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सत्ता पे अधिकार करना, सरकार पे दबाव डालना, जनता को जबरन जनता से समर्थन प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, ये सारी गतिविधियां इसमें अपनाई जाती हैं। इसमें जनता का हित जो है सिर्फ दिखावा नाटक किया जाता है, जबकि जनता का हित उसमें नहीं होता। जनता को फिर ब्लैकमेल करके जबरन उनसे समर्थन लिया जाता है। बच्चों, जैसे 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि वो पहले जो है कश्मीर में घुसे, ठीक है बच्चों, कश्मीर में घुसेगा, उसके बाद यहाँ के जो है नागरिकों को मुस्लिम इस्लाम धर्म का वास्ता देकर जिहाद के नाम पर उकसाएगा। ठीक है, उकसाएगा और उन्हीं को साथ लेकर जो है वो विद्रोह करेगा, तोड़फोड़ करेगा, दंगा करेगा, आगजनी करेगा, हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट सब कुछ करेगा। और जब वहाँ पर दंगा तेज़ी से होने लगेगा, लूटपाट तेज़ी से होने लगेगी, विद्रोह तेज़ी से होगा, तो दुनिया को यह दिखाएगा कि भारत के अत्याचारों से पीड़ित होकर देखिए कश्मीर की जनता ने भारी पैमाने पर अत्याचार कर दिया है। अतः
कश्मीर जो है ये भारत में मिलना ही नहीं चाहता। भारतीय सरकार, भारत सरकार इस पर बहुत अत्याचार कर रही है। ठीक है, तो ऐसा जो है पाकिस्तान का विचार था, वो भी ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत। ठीक है बच्चों, ये कार्य उसने किया था। लेकिन उसका दुर्भाग्य तो देखिए, वहाँ पे आतंकवादी बनकर ये जिस कार्य के लिए आए थे, यहाँ पर जनता ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन बदले में इन्होंने ये करना क्या शुरू किए, उन्हीं जनता का कश्मीरी जिनको मिलाने के लिए इनको प्रयोग करना था, उन्हीं जनता का नुकसान करना शुरू कर दिए। उन्हीं की हत्या, उन्हीं के घरों में उनकी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार, लूटपाट, घरों को आगजनी, ये सब शुरू कर दिए। तो बताइए वो जनता साथ देगी इनका? नहीं। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आतंकवादियों और क्रांतिकारियों में भेद पैदा करती है। बच्चों, क्रांतिकारी जो होते हैं वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आतंकवादी जो होते हैं ये जो है खास करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों, इन दोनों को परिभाषित तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन अभी जो है सर्वमान्य परिभाषा अभी भी इसकी नहीं है। ठीक है, सर्वमान्य परिभाषा क्यों नहीं है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आतंकवाद की अवधारणा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं आतंकवाद की अवधारणा में कि आतंकवाद का तात्पर्य क्या है, वास्तव में है क्या चीज़ और होना क्या चाहिए। देखिए आतंकवाद का संबंध बच्चों भावना से होता है। भावना, किस भाव से कौन सी कार्रवाई हो रही है। जिसके अंदर दुर्भावना वो आतंकवादी है, जिसके अंदर दुर्भावना ना हो, आतंकवादियों जैसा कार्य होते हुए भी उसको आतंकवादी नहीं माना जाता। क्योंकि बच्चों जिसके ऊपर कोई अटैक होता है, अगर उसके ऊपर जायज़ भी अटैक हुआ हो तब भी वो आतंकवादी ही कहेगा। देखिए, एक जिसे आतंकवाद मानता है, दूसरा उसे आज़ादी की लड़ाई मानता है। बच्चों ये भी सही है। अब देखिए हमारे हिंदुस्तानी सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको क्या कहते हैं? क्रांतिकारी कहते हैं। ये आज़ादी के हमारे जो है लड़ाकू योद्धा हैं। भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन अंग्रेज़ क्या कहते थे उनको? अंग्रेज़ उनको क्या कहते थे? बागी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। अंग्रेज़ों की बात छोड़िए बच्चों, जब हमारे यहाँ कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जैसे लोग उनको आतंकवादी कहते थे, तो अंग्रेज़ों की विफात ही क्या है। ठीक है, अब रियल में क्या है वो, ये आप लोग निष्पक्ष निर्णय से आप लोग कर सकते हैं कि आतंकवादी वो थे या क्रांतिकारी थे या देश के सच्चे सिपाही थे, जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी थे। ठीक है, फिलहाल यही इसमें हम लोग आपको पढ़ेंगे कि आतंकवाद, एक जिसे आतंकवाद मानता है, दूसरा उसे आज़ादी की लड़ाई मानता है। जैसे भारत में इन सभी कार्यों के लिए गांधी जी, अंग्रेज़ों ने आतंकवाद माना और क्रांतिकारियों ने क्या किया, हमारी भारत के आज़ादी की लड़ाई है, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने का मतलब वो अंग्रेज़ जो है भारत में आके यहाँ पर कब्जा किए बैठे हैं, वो आतंकवादी नहीं हैं। लेकिन हमारे महात्मा गांधी, कांग्रेसी नेता, इनको आतंकवादी कह रहे हैं, खास करके अहिंसावादी नेता। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं आगे पढ़ेंगे। दूसरा उसे आज़ादी की लड़ाई मानता है और कोई इसको दमन के विरुद्ध संघर्ष मानता है। दमन के विरुद्ध कहने का मतलब, जैसे औरंगजेब की दमनकारी नीति, औरंगजेब की दमनकारी नीतियों से प्रभावित होकर, आतंकित होकर जब हिंदू जनता त्राही त्राही करने लगी, उसी समय शिवाजी ने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला सैनिकों को प्रशिक्षित किया और औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तो इसको तो दमन के विरुद्ध संघर्ष भी कह सकते हैं ना। आज़ादी की लड़ाई उस समय कहेंगे जैसे जो है कोई देश गुलाम हो, वहाँ जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही हों। दमन के विरुद्ध, अत्याचारों के विरुद्ध कहने का मतलब, बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में वो क्या बोलते हैं बच्चों, मुक्ति वाहिनी की कार्रवाई क्या थी? पश्चिमी पाकिस्तान की सेना की दमनपूर्ण नीतियों के विरुद्ध कार्रवाई थी, उन जो है बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, वो मुक्ति वाहिनी की कार्यवाही थी। लेकिन पाकिस्तान उसको क्या कहेगा? आतंकवादी कहेगा। और जो भारत में आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, कश्मीर में हो रही हैं, वो पाकिस्तान कहता है वो आज़ादी की लड़ाई है। ठीक है, चलिए
कोई अधिकारों की लड़ाई कहता है। अपने अधिकार के लिए भी लड़िए, तो जिसके विरुद्ध लड़ेंगे वो कहेगा आप आतंकवादी हैं। बच्चों, यही सारी वजह है कि अभी तक आतंकवाद की कोई ऐसी परिभाषा नहीं बनी है जिसे कि सभी लोग मान्यता दे सकें, क्योंकि सभी जो है इन सबको अपनी अपनी नज़रिए से देखते हैं और अपने हितों पर उनको तौलते हैं। जो जिनके लिए अच्छा लगता है वो आज़ादी की लड़ाई, जो जिनको खराब लगता है वो आतंकवादी। यही हम लोग कहते हैं, ये हर राष्ट्र कहते हैं, हर व्यक्ति कहता है, हर समाज कहता है। ठीक है, चलिए, इसमें होता क्या है, जैसे 3 चीज़ जिसे आतंकवाद माना जाता है, और आतंकवाद को ही जो है कोई आज़ादी की लड़ाई कहता है, कोई आतंकवादी कहता है उसी कार्य को, कोई आज़ादी की लड़ाई कहता है, कोई दमन के विरुद्ध संघर्ष कहता है, कोई अधिकारों की लड़ाई कहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनको देखिए। कार्य एक ही होता है, केवल देखने और परखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, अतः आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं और व्याख्याएं भी कई हो सकती हैं, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। ठीक है बच्चों, हर राष्ट्र व्याख्या करता है, हर व्यक्ति व्याख्या करता है, हर विद्वान व्याख्या करता है, हर नागरिक अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। उदाहरण दे दिया जाए तो कोई को हमको कहेंगे कि ये अच्छा है, दूसरों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है, और जिसके विरुद्ध लड़ेगा वो कहेगा आतंकवादी है। ठीक है बच्चों, अब देखा जाए तो डाकू जो होते थे बच्चों, यही समझ लीजिए आप, डाकू भी 2 प्रकार के होते हैं ना। एक डाकू होते हैं वो दूसरों की हत्या करेंगे, मार पीट कर, धन लूट कर, हत्याएं करके लेके लाके फिर अपने घर में रखेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, अमीर हो जाएंगे। बच्चों, एक डाकू ऐसे भी होते हैं जो खास करके आप लोग फिल्मों में भी देखते होंगे। अब कुछ ऐसे डाकू हुए भी हैं जिनके बारे में पढ़ा भी गया है, हमने पढ़ा भी है कि वो क्या करते थे, किसी परिस्थितियों के वशीभूत होकर, विषम परिस्थितियों के मारे होकर बेचारे डाकू बनते हैं, लेकिन डाकू बनने के बाद अपनी वो परिस्थितियों को नहीं भूलते। वे क्या करते थे, अमीरों को लूट कर गरीबों को देते थे। है तो गलत कार्य, लेकिन आप बताइए उनका जो कार्य है, देखिए उनको गरीब वर्ग क्या कहेगा, ये हमारे भगवान हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक लुटेरा जो कि एक अमीर को लूट कर गरीबों को दान दे रहा है, अगर एक अमीर से करोड़ रुपए लूटे, ध्यान दीजिए, एक अमीर से करोड़ रुपए लूटे और उसमें उन्होंने 100 घर को लाख लाख रुपए दे दिए, 100 घर को आबाद कर दिए, जिनको खास करके गरीब वर्ग हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो खास करके शोषित वर्ग हैं, अगर उनकी मदद वो कर रहा है, तो आप बताइए एक व्यक्ति उनको आतंकवादी कहेगा, बाकी 100 घर के लोग उसको क्या कहेंगे, ये हमारे भगवान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। इतना ही नहीं बच्चों, जहाँ अगर वो जिस गांव में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो अपने क्षेत्र में उनके पैरों पर लोग गिरेंगे, जबकि कार्य उनका क्या है, डाकुओं का है। उन्होंने कहीं मेहनत से नहीं ला कर दी है, लेकिन वही है, एक आतंकवादी उनको कहेगा, डाकू कहेगा, लेकिन 100 घर उनको क्या कहेंगे, भगवान है। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। और यही कारण है आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। बच्चों, हमारे विचार से आप आतंकवाद समझ गए होंगे और इसकी कठिनाइयों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, हर व्यक्ति उन्हीं कार्यों को अपनी अपनी नज़रियों से देखता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी आतंकवाद को परिभाषा के दायरे में नहीं लाया जा सका है ना बच्चों, क्योंकि अमेरिका भी उन्हीं राष्ट्रों में से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सभी राष्ट्र उसके सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं अलग से नहीं है, इसलिए वो भी आतंकवाद को किन्हीं दायरे में नहीं ला सका है, किसी परिभाषा के दायरे में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। नहीं, अब इसको जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, नहीं तो लंबा हो जाएगा, आप लोग उबने लगोगे बेटा। ठीक है, चलो पढ़ो लिखो, मस्त रहो।